वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विलन। और मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट थर्ड, और आपका पार्ट थर्ड मतलब वीडियो का पार्ट थर्ड, और आपका फर्स्ट चैप्टर चला ही नहीं, फर्स्ट का ही। और लगभग मैंने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दी। कुछ इसके टॉपिक्स बचे हुए हैं जो आपको मैं करा रहा हूँ, और इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूटनी यांत्रिक संरक्षण नियम चैप्टर का नेम है। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो 9411009110 ठीक है, उसको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो संगठन के बारे में बात आती है, इसे कॉलिजन इंग्लिश में बोलते हैं। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स का मतलब कोई भी दो वस्तु हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हैं। होने वाली घटना के बीच होने वाली घटना जिसके बाद ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, मान लीजिए दोनों आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक इस दिशा में भाग रहे हैं, ठीक है, या इस दिशा में भाग रहे हैं, आप इसकी तरफ आ रहे हैं, दोनों संगत होता है या दोनों मिल जाते हैं, दोनों में टक्कर हो जाती है, टक्कर के बाद ये इधर को भाग जाता है, ये इधर को भाग जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, मतलब ये हल्का भागने लगता है, फिर इसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाए, इसको आप संगत कहते हैं। तो वो पे आपको समझ आ गया होगा संगत। और इसके बाद आप कॉलिजन के आपके दो पार्ट्स बन के निकल के आते हैं आपका लीनियर। ठीक है, ऐसे कॉलिजन में लीनियर मूवमेंट मतलब रेखीय संवेग, काइनेटिक थ्योरी और सॉरी काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आपका इलास्टिक कॉलिजन मतलब प्रत्यासंगत हो जाता है। ओके, जब हम बॉल को अर्थ पर इस प्रकार फिट करें कि वे कॉलिजन करके वापस हमारे हाथ में आ जाए, तभी प्रत्यासंगत कहलाता है। बॉल को आप उछालें, ठीक है, या कुछ भी करें, तो आपने देखा है कि दोनों आपके हाथों में आ जाती है, उछालने के बाद बॉल आपके हाथों में आ जाती है। तो जो आपका संगत होता है हाथों के और बॉल के बीच, आपका जो संगत होता है वो आपका प्रत्यासंगत कहलाता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम और गतिज ऊर्जा आपकी दोनों कांस्टेंट रहती हैं। आप प्रत्यासंगत के बारे में समझिए, ऐसा संगत जिसमें केवल लीनियर मूवमेंट कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक या गतिज ऊर्जा आपकी नहीं, तो आपका इन इलास्टिक या अप्रत्यासंगत कहलाता है। ठीक है, दोनों बॉडीज कंबाइन होकर एक ही वेलोसिटी से मूव करें। ठीक है, इसमें आपका थोड़ा सा एग्जांपल हो गया कि दोनों बॉडी एक साथ मूव करने लग जाए। जब किसी डेफिनेट हाइट से किसी बॉल को पृथ्वी पर हिट किया जाता है, मतलब फेंका जाता है, तो अर्थ से कॉलिजन के बाद बॉल वापस उसी हाइट को प्राप्त नहीं कर पाती है। आपने बॉल नीचे डाली, ठीक है, वो वापस उछल कर उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाती है, एंड अर्थ के बीच कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो अर्थ की और बॉल के बीच आपका जो कॉलिजन या संगत हुआ वो आपका अप्रत्यासंगत कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपके थोड़े आर्टिकल्स पूछे जाते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन वन डायमेंशनल स्पेस, एक भी आकाश में प्रत्यासंगत, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे मैसेज कर दें उसी नंबर पे। और दूसरा आपका आता है इसी में सेकंड कंडीशन, एक भी आकाश में आप प्रत्यासंगत, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दोनों आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका आता है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट लिखिए इस पर। घूर्णन गति के बारे में, यदि किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट, कोई बॉडी आपकी मान लीजिए ये बॉडी है और मैं इसकी एक्स के अबाउट घुमा रहा हूँ, ठीक है, टो मतलब बलागुंड द्वारा घुमाया जाए, तो बॉडी के सभी पार्टिकल्स, बॉडी के सभी जो कण होंगे वो उसी एक्सिस में घूमने लग जाएंगे, और आपका क्या है वो सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। तो वो आपकी रोटेशनल मोशन कहलाती है कि सभी पार्टिकल्स उसी दिशा में आपके मोशन करने लग जाएं। तो और सर्कुलर मोशन करते हैं, और बॉडी का रोटेशनल मोशन घूर्णन गति कहलाता है। ओके, मान लीजिए आपने डिब्बे लिए, डिब्बे में कुछ आपने दाने रख दिए, दानों को डिब्बे को आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो हम देखा होगा कि डिब्बे में आपके जो दाने पड़े हुए हैं, दाने भी उसी के साथ साथ घूमने लग जाएंगे, तो आपका रोटेशनल मोशन हो सकता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन होता है। दूसरा है कोणीय संवेग, जिसे आप एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, यह आपका इंपॉर्टेंट है। लीनियर मोशन में जो रोल लीनियर मोमेंटम का होता है, याद रखने वाली क्या चीज़ है कि लीनियर मोशन में जो रोल लीनियर मोमेंटम का होता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल एंगुलर मोमेंटम का होता है। ठीक है, तो लीनियर मोशन जो आप करते हैं, रेखीय संवेग में जो रोल लीनियर मोमेंटम का होता है, और वही रोल आपका लीनियर एंगुलर मोमेंटम का होता है। इसे जे वेक्टर से शो करते हैं, तथा ये एक वेक्टर क्वांटिटी राशि है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी और जे वेक्टर शो करते हैं, तो आपके 2 पॉइंट क्या याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पार्टिकल के लीनियर मूवमेंट की इक्वल होती है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पार्टिकल के लीनियर मूवमेंट की इक्वल होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे आपको याद है, एक प्रूव करने के लिए आ जाता है। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है कि जे वेक्टर इक्वल टू, ऐसा आपको यहाँ आपका जे वेक्टर इक्वल टू होता है आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, बट
पी बराबर क्या होता है एम बी, पी वैक्टर इक्वल टू आपका क्या होता है एम बी वैक्टर। तो जे वैक्टर इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे आर वैक्टर इंटू एम बी वैक्टर। हाँ, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब ज़्यादा कणों के निकाय के लिए, फॉर ए सिस्टम पूरी सिस्टम के लिए, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पूरे सिस्टम के पार्टिकल्स के लिए आप क्या करेंगे जे वैक्टर इक्वल टू एन सिग्मा आई इक्वल टू 1। ये क्या हम समेशन लगा देते हैं, एन एन का मतलब अनंत पार्टिकल्स आपके, आई मतलब एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आई। मान लीजिए अपना आई इक्वल टू 1 हो गया, आपको फाइंड करना है कि 5 का, तो 5 इंटू 1 आपका 5 आ जाएगा। तो 1 को हम क्या करते हैं यूनिट वेक्टर के रूप में से लेते हैं, और एन आपका पार्टिकल्स हो गए, और ये आपका हो जाएगा आर आई इंटू, और पी को एम बी को लिख सकते हैं हम पी आई। तो यूनिट ऑफ जे, इसका मात्रक क्या होगा जूल हो जाएगा, ठीक है ओके। इसका मात्रक अब जूल हो गया, और इसका सेकेंड जूल सेकेंड आपका। और बीमा इसकी क्या होगी डायमेंशन से बोलते हैं बीमा, बीमा इसकी निकल के आएगी आपकी एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। कैसे निकल के आएगी जूल, और इसकी बीमा। अब आपका आता है कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, लॉ ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और आपको मैंने रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कराया है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपको मैं करा रहा हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें फॉर ए सिंगल पार्टिकल, एक कण के निकाय के लिए, एक कण के लिए, और ना एम मास का कोई पार्टिकल लेते हैं जिसमें बी वेलोसिटी से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, तब उसका लीनियर मोमेंटम निम्नलिखित होगा। आपका लीनियर मोमेंटम मतलब इसका संवेग संरक्षण निम्नलिखित होगा। तो आपको पता है कि जे वेक्टर इक्वल टू आपका क्या होता है, जे वेक्टर इक्वल टू आपको होता है आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर होता है, ओके। इसको हम क्या करें डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, ओके। इसका डी जे ओवर डी टी आपका ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका करेंगे इंटू वाले फॉर्मूले से, पहला एच टी रहेगा, फिर आपका डी पी ओवर डी टी को हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका आर का हो जाएगा, पी आपका एच टी रहेगा, ओके, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, ओके। तब और पी वेक्टर आपका होता है इक्वल टू एम बी वेक्टर, और डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू आपका होता है वी, ठीक है। ये आपको पॉइंट से याद करने वाले पॉइंट्स हैं। तो डी जे ओवर डी टी आपका एच टी रहेगा इक्वल टू आर वेक्टर आपका एच टी, डी पी ओवर डी टी की जगह हमने एफ वेक्टर यूज कर लिया, प्लस डी आर ओवर डी टी की जगह वी वेक्टर, और पी की जगह एम बी वेक्टर। अब क्या करेंगे डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर प्लस एम, इसमें से कॉमन ले लेंगे या बाहर ले लेंगे, तो आपका अंदर क्या आएगा बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। और आपको पता ही है कि आपका जो इंटू में आपका गुणनफल होता है, मतलब ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर जो आपका होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है 0 आती है, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। तो तब आपका कितना निकल का आएगा डी जे ओवर डी टी इक्वल टू आपका निकल का आएगा आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपकी 0 हो गई। तो और आर इंटू एफ वेक्टर, ठीक है, टावर आपका बल गुणा विस्थापन समझिए, तो बल आपका एफ हो गया और आर हो गया आपका विस्थापन। तो टाव इसको आर इंटू एफ को मतलब इसको टाव से डिनोट कर सकते हैं, ओके, ये आपका टाव लिख सकते हैं। तो आपका निकल का आएगा डी जे ओवर डी टी इक्वल टू आपका टाव, बट इसमें एक कंडीशन ले लें हम कि टाव, तो एवं इक्वेशन से क्लियर है कि किसी पार्टिकल के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग आपका डी जे ओवर डी टी, परिवर्तन की दर मतलब डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण की इक्वल होती है, बल आघूर्ण मतलब आपका टाव। इसमें हम एक कंडीशन ले ले रहे हैं, कंडीशन क्या है हमारी कि इफ़ टाव वेक्टर इक्वल टू 0, हम टाव बराबर 0 हो तो आपका डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो जे वेक्टर आपका निकल के आएगा कॉन्स्टेंट। तो यदि किसी पार्टिकल लगने वाले टाव की वैल्यू, ठीक है, बल आघूर्ण की वैल्यू 0 हो तो कोणीय संवेग कांस्टेंट रहता है, जो कि आपका जे वेक्टर है, कांस्टेंट रहता है। यही कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है।
तो वो हमने प्रूव किया था एक कण के लिए, लेकिन अब हम करेंगे अनेक कणों के लिए, मतलब कणों के निकाय के लिए। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम क्या करेंगे कि माना कि सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस क्रमशः हमने m1 m2 m2 और डेडेस mn तक ले ली, n का मतलब इन्फिनाइट तक ले लिए। एंड वेलोसिटीज ले ली हमने v1 v2 v3 vn तक ले ली। एंड रोटेशनल एक्सिस से दूरियां r या विस्थापन r1 r2 r3 डेटा rn तक ले लिया। तब सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निम्नलिखित होगा। समझिए कैसे करेंगे इसको। तो हमने इसे निकाला कि हमने इसको लिखना है कि जे वेक्टर इक्वल टू आपका निकल कर आएगा सिस्टम का निकाय, मतलब हमने होल ले लिया, ठीक है, समेशन लगा के होल ले लिया। टोटल के लिए आपका आर आई इंटू पी आई वैक्टर, जो कि आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। इसका करना है डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। उसकी सेम उसकी तरह ही करना है जो कि आपने पिछला बार सॉल्व किया। डी जो 1 डी टी इक्वल टू ये एस टी रहेगा आपका आई इक्वल टू 1 इसका होगा, ठीक है। इसका क्या है कि पहले हमें डी पी आई का करना है प्लस ये एस टी रहेगा, होगा आपका डी आर वैक्टर अपॉन डी टी। सेम उसी की तरह डी पे ओवर डी टी की वैल्यू एफ वैक्टर होती है, जो कि हमने आपको पहला वाला जो आपको मैंने अभी सॉल्व कराया है उसके अकॉर्डिंग आई इक्वल टू 1 आर वैक्टर आई इंटू एफ वैक्टर प्लस पी की वैल्यू आपकी एम वैक्टर और एम आई वैक्टर हो जाएगी, क्योंकि पी बराबर एम आई होता है, ठीक है। तो एम तो आपको लगता नहीं वैक्टर ये आता है। और इसकी डी आर ओवन डी टी की वैल्यू आपकी कितनी होती है बी, जिसको हम लिखेंगे बी आई वैक्टर, ओके। तो डी जे ओवर डी टी इक्वल टू एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, ओके। समय कॉमन ले लिया और इसमें क्या किया कि बी वेक्टर वी वेक्टर, मतलब इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा हमारा बी इंटू वी में। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो आर आई इंटू एफ आई लिख सकते हैं, एफ वेक्टर प्लस ये आपका 0 हो जाएगा। डायरेक्टली मैं आपको 0 कर दे रहा हूँ। और इसमें क्या है कि बट किसी सिस्टम और पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स एक्सटर्नल तथा इंटरनल फोर्स के वेक्टर के सम के इक्वल होता है। जब किसी सिस्टम पर कोई भी बल लगाते हैं हम, तो लगने वाला जो बल होता है आपका, टोटल फोर्स जो होता है आपका, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की सम, मतलब दोनों के योग के बराबर होता है। कि इसमें दोनों ही वर्ग आपके दोनों ही वर्क आपके वर्क करते हैं, मतलब दोनों ही बल आपके वर्क करते हैं। उसमें किस टाइप से करते हैं, तो एफ वेक्टर आई को समझिए ओनली। एफ वेक्टर आई इक्वल टू इसमें आप वर्क करेगा आपका एफ वेक्टर एक्सटर्नल प्लस एफ वेक्टर इंटरनल। तो डी जे ओवर डी टी इक्वल टू एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 आर वेक्टर आई, इससे समझिए, इंटू एफ वेक्टर एक्सटर्नल प्लस एफ वेक्टर इंटरनल। तब डी जे ओवर डी टी इक्वल टू एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, इसकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, मतलब आर वेक्टर आई एफ वेक्टर इन एक्सटर्नल प्लस आर वेक्टर आई इंटू एफ वेक्टर इंटरनल, ओके। इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी इसके अंदर। तब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, बट न्यूटन के थर्ड लॉ क्या करते हैं कि सभी इंटरनल फोर्स आपको जो लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। मतलब इक्वल एफ अपोजिट का मतलब समझिए आप ऐसे, एफ वेक्टर ए वी इक्वल टू ये लगेगा तो नेगेटिव अपोजिट लगेगा बी ए के, इसके अपोजिट लगता है। तो जिस कारण वे कैंसिल हो जाते हैं, इस कारण क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर अपोजिट लगे ए भी लगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तब एफ इंटरनल बराबर आपका कितना होगा, यहाँ पर हम एफ इंटरनल आपको क्या मान ले रहे हैं, 0 मान ले रहे हैं। तब आपका क्या निकल कर आएगा, डी जे ओवर डी टी इक्वल टू एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1, अब ओनली बचेगा आपका एफ एक्सटर्नल इंटू आर आई, और आर इंटू एफ बल गुणा विस्थापन आपका क्या होता है, टाउ। तो आपका निकलेगा डी जे ओवर डी टी, डी जे ओवर डी टी इक्वल टू टाउ वेक्टर, इसका क्या आएगा एक्सटर्नल निकल के। तो डी जे ओवर डी टी आपका टाउ एक्सटर्नल आ गया। इफ़ हम टाउ की वैल्यू क्या मान लें, टाउ एक्सटर्नल को मान लें 0, तब जे वेक्टर आपका कांस्टेंट निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जे वेक्टर आपका आ गया कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट आपका आ गया। उसके बाद
थोड़ी सी आपको इसकी लैंग्वेज लिख देनी है कि यदि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर लगने वाला टाउ एक्सटर्नल या एक्सटर्नल टॉ का मान 0 जो कि हमने अभी आपके सामने किया था, तब सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मतलब dj/dt कांस्टेंट रहता है। यही कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें सेंटर ऑफ मास। अगर आप वीडियो को पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करके जाएँ। ठीक है, और लाइक तो वीडियो को कर ही देना। तो सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करते हैं कि जब कोई बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में मोशन करती है तो एक पॉइंट इस प्रकार मोशन करता है कि मानो बॉडी का टोटल मास एंड फोर्स उसी पर लगता हुआ प्रतीत हो। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई भी चीज़ है, आपकी छोटी सी चीज़ ले लेता हूँ मैं और इसको घुमा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट है, इसमें मैं घुमा रहा हूँ तो एक ही पॉइंट पर घूम रही है पेन। आप और भी कोई चीज़ ले ली तो वो भी आपकी एक पॉइंट पर ही घूमेगी, या आप कोई भी अदर चीज़ घुमाएं तो उसका आपने देखा होगा, कभी गौर करें तब वो एक पॉइंट पर आ जाती है। अगर आप थाली को भी अगर घुमाएंगे तो थाली में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा कि थाली उस पर मोशन करेगी और थाली का जो टोटल वेट होगा आपका तो उसी पॉइंट पर लगता हुआ आपको प्रतीत होगा। तो भैया इसी चीज़ से हम द्रव्यमान केंद्र को समझ सकते हैं और आपकी परिभाषा आप ये लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको 2 पॉइंट ले लेने हैं, ए और बी पॉइंट हमने ले लिए। ओ ए बी सी हमने 2 पॉइंट लिए हैं। इसमें करा क्या है कि हमने ए ओ से बी तक हमने एक लाइन खींची। इसमें ए, इस पर हम M1 बॉडी मान ले रहे हैं, दूसरे हमने M2 बॉडी मान ली। O से एक तक की केंद्र से ए बॉडी तक की दूरी आपकी R1 है और दूसरी बॉडी की दूरी R2 है। तो माना ऑरिजिन O से R1 एंड R2 डिस्टेंस पर स्थित 2 पॉइंट ए और बी है और इनके मासेस क्रम से M1 M2 रखे हैं। तब इनको मिलाने वाली लाइन के मध्य में स्थित सेंटर ऑफ मास C का पोजीशन वेक्टर निम्नलिखित होगा। तो हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है। ठीक है, तो किस टाइप से निकालते हैं कि मान लीजिए आपने ये ओरिजिन ले लिया, यहाँ से हमने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट हमने बी ले लिया, 2 बॉडी ले ली और इसका मध्य बिंदु सी ले लिया। यहाँ से इसकी दूरी हमने R1 मान ली और यहाँ से इसकी दूरी हमने R2 मान ली। हमें इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। किस टाइप से करेंगे, और बॉडी इस पर हमने M1 मान ली, इस पर हमने M2 मान ली। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है इस चीज़ का। इसका फॉर्मूला आता है R वेक्टर CM का मतलब सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 R1 वेक्टर इसमें और प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। दूसरी यदि किसी सिस्टम में n पार्टिकल्स हों और उनके मासेस क्रमशः M1 M2, मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए इस बॉडी में ज़्यादा बॉडीज़ रखी हों आपकी और ज़्यादा दूरियाँ हों या ज़्यादा बॉडीज़ हों, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि R वेक्टर CM इक्वल टू इसे मान लेंगे M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डेट कहाँ तक मान लेंगे MN RN वेक्टर तक अपॉन ये हो जाएगा M1 प्लस M2 डेट ये MN तक। ओके, उसके बाद आपको पता है कि R वेक्टर CM इसका टोटल होल क्या लगते हैं, समेशन में लिख सकते हैं N सिग्मा I इक्वल टू 1 MI हो जाता है और RI वेक्टर हो जाता है, RI वेक्टर अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा समेशन N I इक्वल टू 1 MI। और एक चीज़ आपको पता है बट N सिग्मा I इक्वल टू 1 टोटल मास ऑफ सिस्टम का है, टोटल मास ऑफ सिस्टम इक्वल टू कैपिटल M। तो R वेक्टर CM इसका फाइंड करेंगे। R वेक्टर CM इक्वल टू 1 अपॉन M हमने बाहर ले लिया, N सिग्मा I इक्वल टू 1। ये वाला M जो निकल का है यहाँ से वो हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा आपका MI इंटू RI वेक्टर। ओके, तो ये आपका द्रव्यमान केंद्र था। देखिए इसके कंपोनेंट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको मैंने जैसे आपको अभी फाइंड कराया है तो इसमें एलोंग एक्स और वाई और जेड एक्सिस के अलोंग आपको फाइंड करना होता है। तो अच्छा आपने आर लिया था, हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो एक्स ले लेंगे, आर की जगह आपको एक्स लेना है और सेम वैसे ही आपको करते जाना है। इस टाइप से सॉल्व किया है। इसमें भी आपको जहाँ मैंने आर लिया था उसकी जगह वाई ले लेना और सेम उसी टाइप से लिख देना है। फाइंड कर लेंगे, तो मैंने अभी आपको समझा दिया। कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ आर की जगह एक्स रखना है और वाई के एलोंग निकालेंगे, आप जेड के एलोंग निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारी मेन बात आती है कि द्रव्यमान केंद्र का वेग व रेखीय श्रमिक आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि माना किसी सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं और जिसके मासेस क्रम से M1 M2 Mn है, तथा पोजीशन वेक्टर्स के, ठीक है, पोजीशन वेक्टर और क्या निकला है इसमें, ठीक है, तो और पोजीशन वेक्टर R1 R2 Rn मान लेंगे और तो सिस्टम की
सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निम्नलिखित होता है। तो आर वेक्टर सी एम का सेंटर ऑफ मास, इसका पोजीशन वेक्टर आर, M1 R1 प्लस M2 R2 आपको अभी मैंने फाइंड करवाया है, ठीक है। M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, हमें MN तक ले जाना है इसे। ऐसे ही M1 प्लस M2 इसके लिए हमें MN तक लेके जाना है। उसका डिफरेंशिएट करेंगे इसका। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद देखिए, डिफरेंशिएशन मैं यहीं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको करके दिखा दे रहा हूँ। समझिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें यार, कमेंट जरूर करके जाएगा आप। तो हमारे लिखे का है आर वेक्टर सी एम M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर और प्लस डेट MN RN वेक्टर तक नहीं निकल रहा अपॉन आपका चल रहा है M1 प्लस M2 कहाँ तक चल रहा है आपका MN तक। ओके, उसके बाद इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकल के आएगा DR वेक्टर सी एम अपॉन डी टी इक्वल टू M1 आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी DR वैल्यू अपॉन डी टी प्लस DR2 वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू कहाँ तक चलेगा MN DRN वेक्टर अपॉन डी टी तक चलेगा। अपॉन में ये आपके M1 प्लस M2 M तक जाएंगे, तो M1 प्लस M2 और डेट आपका MN तक, क्योंकि इसका ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको डिफरेंशिएशन नहीं होगा। आपको पता है DR वेक्टर पर CM अपना क्या होता है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बट DR ओवर DT इक्वल टू आपकी वेलोसिटी होती है, इसको आप किससे दिखाते हैं, V से। ओके, तो द्रव्यमान केंद्र के लिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं और इसका संबंध निकाल रहे हैं। द्रव्यमान केंद्र का वेग और रेखीय संवेग दोनों में आपको संबंध स्थापित करना है। तो ऐसा हम इससे रख सकते हैं V वेक्टर CM इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर और डेट कहाँ तक MN BN वेक्टर तक अपॉन आपको M1 प्लस M2 प्लस M3 लिख लीजिए, डेट कहाँ तक रहेगा MN तक। इक्वेशन फर्स्ट इसको हम मान ले रहे हैं। ओके, उसके बाद आपको पता है कि वट M1 प्लस M2 डेट आपका कहाँ तक होता है, MN तक होता है। इसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल M। तो ये निकल कर आएगा V वेक्टर CM इक्वल टू 1/F M हमने बाहर ले लिया और इसको लिख सकते हैं समेशन NI इक्वल टू 1 MI हो जाएगा इंटू VI वेक्टर। ओके, हमारा इतना फंक्शन निकल के आ गया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान ली। तो ये हमारा V का निकल के आ गया फंक्शन। इसी तरह ये किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए लिख देंगे, ये किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब आपका सूत्र है, एक्सप्रेशन है। ओके, तो लेना है आपको फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपको दोबारा इसको नोट करना है किस टाइप से करेंगे। तो V वेक्टर CM आपको एस्टेज रहेगा और 1/M आपका एस्टेज रहेगा और MI VI को हम चेंज करेंगे। इसमें आपका क्या था, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर, डेट आपका कहाँ था, MN BN वेक्टर तक था, ठीक है। और आपको पता है कि M भी क्या होता है, P/M भी होता है, उसके हम P1 लिख सकते हैं। तो V वेक्टर CM इक्वल टू 1/M लिख सकते हैं P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर, कहते ले लीजिए PN वेक्टर तक। ओके, तो V वेक्टर CM इक्वल टू 1/M ऐसे ले लेंगे और P वेक्टर को उसको P लिख देंगे, P1 प्लस P2 को PN तक के लेते हैं, P1 वेक्टर लिख सकते हैं। और जहाँ से P वेक्टर आप फाइंड करेंगे तो आपका निकल के आएगा MB वेक्टर CM। ओके, तो क्या है ये आपका सेंटर ऑफ मास किसके पदों में आ गया, रेखीय संवेग के। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। फिर इसको लिखेंगे, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास के लीनियर मूवमेंट के लिए एक्सप्रेशन है। लीनियर मूवमेंट और रेखीय संवेग के लिए एक्सप्रेशन है।
ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे क्या आया, पी वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर सी एम। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी पी वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू एम आपको कॉन्स्टेंट टर्म है, और डी वैक्टर अपॉन डी टी सी एम है आपका। उसके बाद बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, ठीक है। न्यूटन की सेकंड नियम क्या कहता है आपका, एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी वैक्टर अपॉन डी टी। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता पड़ती है, तो एफ वेक्टर डी पी अपॉन डी टी होगा, लेकिन इसी में डी वी अपॉन डी टी आपने क्या माना था, आर वेक्टर, लेकिन हम विस्थापन के रूप में उसमें आपने आर लिया था, लेकिन यहाँ पर हम ए वेक्टर से लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको ए वेक्टर से दिखा रहे हैं, तो एफ बराबर एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी का मान एम एस टी रहेगा, आपका ए वेक्टर आ जाएगा, जिसको हम इक्वेशन 4 मान ले रहे हैं। हम ए से क्यों दिखाया, ए से हमने इसलिए दिखाया क्योंकि हम इक्वेशन बन जाती है एफ बराबर एम है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो एम ए वेक्टर सी एम लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 निकल के आएगा, और जब ए वेक्टर सी एम आपका 0 आ गया तो डी वी वेक्टर सी एम अपॉन डी टी ये भी तो 0 आएगा, क्योंकि आपका ए इक्वल टू ये भी है। ठीक है, तो बी वेक्टर सी एम भी आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं वी वेक्टर सी एम आपका क्या आ गया, कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं कि एबव कैलकुलेशन से क्लियर है कि यदि किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मतलब एफ की वैल्यू 0 अर्थात एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, तब उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन मतलब त्वरण 0 एंड वेलोसिटी मतलब वी जो आपने निकाली थी कांस्टेंट रहती है। तो त्वरण तो आपका ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, त्वरण ये 0 हो गया, किधर आपने फाइंड किया था, ये आपका 0 हो गया यहाँ पर त्वरण, और आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इससे हमने ये प्रूव कर दिया। आगे आता है आपका एंगुलर मूवमेंट ऑफ ए सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास, और आपका एक रह जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम और प्रक्षेप की गति। ठीक है, आपके 3 आर्टिकल रह गए जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, आप कोर्स की टेंशन ना करें, आपका जल्दी से जल्दी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, और नोट्स के लिए आपको 9411109110 जो आपको मैं नंबर दे रखा है मुझसे कॉन्टैक्ट करें।